हेलो एवरीवन। सो लास्ट लेक्चर में हमने मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रम कैसा होता है वो डिस्कस कर लिया था। उसके बाद हमने इलेक्ट्रॉनिक लेवल्स जो है डायटोमिक मॉलिक्यूल के डिस्कस किए थे। अब मैंने इसके अलावा बताया था कि टोटल एनर्जी जो है मॉलिक्यूल के केस में इट इज इलेक्ट्रॉनिक, रोटेशनल एंड वाइब्रेशनल। तो इलेक्ट्रॉनिक स्टेट्स हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली हैं। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे रोटेशनल स्पेक्ट्रम। रोटेशनल स्पेक्ट्रा इन रोटेशनल स्पेक्ट्रा कौन सी रीजन में होता था? फार इंफ्रारेड और माइक्रोवेव रीजन। सो रोटेशनल स्पेक्ट्रम पढ़ने के लिए हम कुछ मॉडल्स जो हैं वो यूज करेंगे, जिसकी हेल्प से हम ये रोटेशनल स्पेक्ट्रम को डिस्कस करेंगे। इसमें जो फर्स्ट मॉडल जो हम यूज करते हैं डेट इज रिजिड रोटेटर। पहला मॉडल जो हम यूज करते हैं डेट इज रिजिड रोटेटर। अब रिजिड रोटेटर होता क्या है वो डिस्कस करते हैं। सो रिजिड रोटेटर किसी भी डायटोमिक मॉलिक्यूल का, उसमें हम क्या कंसीडर करते हैं? वी कंसीडर टू एटम्स ऑफ डायटोमिक मॉलिक्यूल, और जो वो दोनों एटम्स हैं डायटोमिक मॉलिक्यूल के, वी कंसीडर देम एज पॉइंट मास ऑफ मास m1 and m2, and we assume that these both atoms which are considered as point mass, they are fixed, and they are fixed by a weightless rigid rod of length r. They are fixed by a rigid rod of length r. Of length r. Let's say इनका जो center of mass है that obviously that exists in somewhere in between. Let's say this is the center of mass. Let r1 is the distance of mass m1 from center of mass, and r2 is the distance of mass m2 from the center of mass. So you can say r1 plus r2 is equal to r. Right? Now if you want to write the rotational energy of the molecule about an axis, about any axis which is perpendicular, which is passing through the center of mass and is perpendicular to this internuclear axis like this, so that rotational energy is given by 1/2 half I omega square. ये पढ़ा हुआ है ऑब्वियसली आपने, रोटेशनल एनर्जी इज हाफ I omega square, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया I इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इस केस में आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है क्या होगा? मास m1 इंटू डिस्टेंस ऑफ मास m1 फ्रॉम सेंटर ऑफ मास, दैट इज r1 स्क्वायर प्लस m2 इंटू r2 स्क्वायर, where I is what? I is the moment of inertia of the molecule about the axis of rotation. और ओमेगा क्या है? ओमेगा इज एंगुलर velocity. That omega is given by 2 pi nu rotational, where nu is frequency of rotation. Right? इसी एनर्जी को आप ये भी लिख सकते हो, E rotational is equal to p square upon 2I, where p is angular momentum, p is not linear momentum, it is angular momentum, I is obviously, और p को आप क्या लिख सकते हो? p को आप लिख सकते हो I into ओमेगा। नाउ ये भी आपने 11th क्लास में पढ़ा हुआ है जब आप सेंटर ऑफ मास डिस्कस करते हो। डेट r1 आपको कैलकुलेट करना है, इट कैन बी रिटन एज सेकंड, दूसरे वाला मास r1 निकालना है, तो ये वाला मास m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 इंटू टोटल r। सिमिलरली r2 इज m1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 इंटू r। क्लियर? सो ये वैल्यू r1 और r2 की वैल्यू आपने, ये दोनों वैल्यूज ये आपने पुट कर देनी है इस इक्वेशन में, मोमेंट ऑफ इनर्शिया की इक्वेशन में। सो ये वैल्यूज पुट कर दो, I इज इक्वल टू m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर। r1 और r2 की वैल्यू पुट करो, स्क्वायर करो उनका, स्क्वायर करने के बाद आपके पास जब ये सॉल्व करोगे आपके पास आ जाएगा m1 m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 इंटू r स्क्वायर। m1 m2 divided by m1 plus m2 can be written as something like mu,
r square, where mu is what? Mu is called reduced mass of the molecule. So अभी तक आपने क्या किया? आप रोटेशन पढ़ रहे थे डायटोमिक मॉलिक्यूल का about an axis which is passing through the center of mass and perpendicular to internuclear axis. You can consider that rotation of diatomic molecule as the rotation of a single point mass जिसका मास क्या है? म्यू है, at a fixed distance of r from the center of mass. तो आपने जो है उस जो डायटोमिक मॉलिक्यूल के रोटेशन को जो है एक सिंगल मास की रोटेशन में कन्वर्ट कर दिया है जिसका मास कितना है? म्यू. क्लियर? सो अभी हम जो है ये भी मान लेते हैं, लेट्स सपोज कि r जो है वो 1 है. अगर r 1 है तो उस केस में आपका जो I है वो म्यू के इक्वल हो जाएगा. क्लियर? सो अब आपका जो डिस्टेंस है रोटेटर का वो भी फिक्स है. सिंस दिस डिस्टेंस इज फिक्स तो आपका जो पोटेंशियल है वो उस केस में 0 हो जाएगा. ये चीजें जो है आपकी काम आएंगी टू सोल्व दी श्रोडिंगर इक्वेशन फॉर द रिजिड रोटेटर. तो श्रोडिंगर इक्वेशन कैसे लिखी जाती है? माइनस एच कट स्क्वायर अपॉन 2m, m की जगह म्यू, डेल स्क्वायर साई प्लस v इंटू साई इज इक्वल टू e इंटू साई. पोटेंशियल कितना है? 0. और आप जो है इसको इन टर्म्स ऑफ स्फेरिकल कोऑर्डिनेट जो है इस श्रोडिंगर इक्वेशन को लिखोगे. माइनस एच कट स्क्वायर, म्यू जो है वो i के इक्वल है तो म्यू इज रिप्लेस बाय i. इन टर्म्स ऑफ स्फेरिकल कोऑर्डिनेट 1 अपॉन साइन थीटा, करली बाय करली थीटा, साइन थीटा, करली साई, अब ये रोटेशनल वेव फंक्शन है, डिवाइड बाय करली थीटा, प्लस 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा, करली स्क्वायर साई रोटेशनल डिवाइडेड बाय करली फाई स्क्वायर इज इक्वल टू ई रोटेशनल इंटू साई रोटेशनल. सो यहां से आप वेव फंक्शन कैलकुलेट कर सकते हो, रोटेशनल वेव फंक्शन और ई रोटेशनल. ई रोटेशनल क्या है? आइगन वैल्यू, एंड साई रोटेशनल क्या है? आइगन फंक्शन. आप इस श्रोडिंगर इक्वेशन को सॉल्व करके आइगन वैल्यू और आइगन फंक्शन सॉल्व करोगे. सो आपका जो आइगन वैल्यू है दैट इज ई रोटेशनल, it will come out to be h cut square j into j plus 1 divided by 2i, where j goes from 0, 1, 2, 3. j is not angular momentum here, j is in the units of h cut. और जो आपका वेव फंक्शन है psi, that comes out to be some normalization constant जिसके साथ मैं ROT लगा रहा हूं सबस्क्रिप्ट टू डिटरमाइन कि ये जो नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट है वो रोटेशनल के केस में आया है, इनटू पी जे एम कोस थीटा ई रेज टू पावर आयटा एम इंटू 5. ये आपके आइगन वैल्यू और आइगन फंक्शन निकल गए. अब ये क्या क्या टर्म्स हैं वो मैं एक्सप्लेन कर देता हूं नेक्स्ट. उसमें जो फाई है, फाई इज द एजीम्यूथल एंगल. कैसे? किसके बीच में? जैसे सपोज कर लो दिस इज ओरिजिन O, दिस इज सम मास पॉइंट म्यू था. सो जो ये एंगल है ये वाला दिस इज फाई. थीटा जो है लेट्स से इज जेड एक्सिस, जिस जो ये लाइन है और इसके बीच में ये जो जेड एक्सिस है इनके बीच में जो एंगल है दैट इज थीटा. सिमिलरली जो पी जे एम है दैट इज लेजेंड्रे फंक्शन. एम जो है इट इज कंपोनेंट ऑफ एंगुलर मोमेंटम. जे जो है इट इज यूनिट्स ऑफ एच कट. एन रोटेशनल इज द नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट. सो जैसे हमने क्वांटम मैकेनिक्स यूज करके सिलेक्शन रूल फाइंड आउट किए थे, इसी तरह से अभी हम सिलेक्शन रूल निकालेंगे इसके. और जो सिलेक्शन रूल आते हैं इस केस में वो आते हैं डेल्टा जे इज इक्वल टू प्लस माइनस 1. अगेन ये आपके सिलेबस में नहीं है कि सिलेक्शन रूल कैसे कैलकुलेट हो. सो द सिलेक्शन रूल इज डेल्टा जे इज इक्वल टू प्लस माइनस
1। सो ये सिलेक्शन रूल यूज करके अब हम जो है आगे सॉल्व करते हैं। सो जैसे ही अगर हमने एनर्जी निकाल ली, अगर आपको एनर्जी लेवल निकालना है वो आप टर्म की फॉर्म में निकालते थे, यूजुअली वहां टी से रिप्रेजेंट करते थे, बट यहां पे रिजिड रोटेटर के केस में आप एफ से डिनोट करोगे, एफ एज ए फंक्शन ऑफ जे, एंड दैट इज गिवन बाय रोटेशनल एनर्जी डिवाइडेड बाय एच सी। ई रोटेशनल क्या था, एच कट स्क्वायर जे इंटू जे प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू आई, और एच सी, एच कट इज एच अपॉन 2 पाई, एच अपॉन 2 पाई स्क्वायर जे इंटू जे प्लस 1 2 आई एच इंटू सी, जो कैंसल आउट होता है वो करो, एंड यू विल गेट एच अपॉन 8 पाई स्क्वायर आई इंटू सी जे इंटू जे प्लस 1, और इसके यूनिट्स जो है वो होते हैं सेंटीमीटर इनवर्स में, आपको ये ऑलरेडी बताया हुआ है, टर्म के यूनिट्स जो है वो सेंटीमीटर इनवर्स में होते हैं। इस वाली टर्म को you can consider it as some constant that is given by B, and this B is called rotational constant. So you will write this term value, या energy level for the rotational spectrum is given by B into J plus 1 in terms of centimeter inverse. So आप ये कैलकुलेट कर सकते हो। Let's say for J is equal to 0, f of J क्या आया, 0। For j is equal to 1, f of j क्या आया, 1 into 1 plus 1 2, that is 2b। j is equal to 2 डालो, 2 plus 1 3, 3 into 2 6, 6b। आगे क्या डालोगे, 4, 4 plus 1 5, 5 into 4, सॉरी ये आपने डाला 0 1 2, अगर आप 0 1 2 अब 3 डालोगे, 3 plus 1 4, 4 into 3 12, 12b 20b 30b। सो यू कैन सी जो आपके एनर्जी लेवल्स बने, रोटेशनल एनर्जी लेवल, दे आर नॉट इक्विडिस्टेंट। पहले इनके बीच में डिस्टेंस कम है और वो डिस्टेंस जो है वो बढ़ता जाता है जैसे जैसे जे की वैल्यू बढ़ेगी। क्लियर? सो अगर आपको एनर्जी लेवल रोटेशनल एनर्जी लेवल्स ड्रॉ करने हैं, सो यू विल फाइंड कि इनके बीच में जो सेपरेशन है वो बढ़ती जाती है। So on y-axis you will say this is fj, right? And here you will write j. J is 0, 0 पे 0 आता है fj. Then for j is equal to 1, j is equal to 1, f of j कितना होता है 2b। फिर उसके बाद क्या था, जब j 2 था तो 6b, जब j 3 था तो 12b, जब j 3 था 0 1 2 3 तो 12b, जब j 4 था तो 20b, और जब j 5 था तो 30b। सो यू कैन सी जो सेपरेशन है वो भी बढ़ता जाता है जैसे जैसे j की वैल्यू हायर होती जाती है। अब आपने इसका स्पेक्ट्रम देखना है। स्पेक्ट्रम के लिए आप सिलेक्शन रूल लगाओगे। सबसे पहले सिलेक्शन रूल लगाने से भी पहले हम जो है फ्रीक्वेंसी ऑफ एब्जॉर्प्शन निकालेंगे। न्यू रोटेशनल इज गिवन बाय एफ ऑफ जे डैश माइनस एफ ऑफ जे डबल डैश। जब भी मैं अब मॉलिक्यूलर फिजिक्स में डैश और डबल डैश की बात करूंगा, आपने याद रखना है जो सिंगल डैश है, सिंगल डैश इज अपर एनर्जी लेवल, और जब भी मैं डबल डैश की बात करूंगा, डबल डैश के केस में वो लोअर एनर्जी लेवल होगा। ऑब्वियसली सो जे डैश अपर एनर्जी लेवल है, इट विल ऑलवेज बी इक्वल टू जे डबल डैश प्लस 1। ये भी आपने याद रखना है, ये कॉमन रहेगा, ये मैं बार बार नहीं लिखवाऊंगा। सो न्यू रोटेशनल इज इक्वल टू एफ ऑफ जे डैश। एफ ऑफ जे आपने ऑलरेडी निकाल लिया है, सो इट विल बी बी जे डैश इंटू जे डैश प्लस 1 माइनस बी जे डबल डैश प्लस 1। जे डैश की वैल्यू पुट कर दो, दैट इज जे डबल डैश प्लस 1, जे डबल डैश यहां हो जाएगा प्लस 2 माइनस बी इंटू जे डबल डैश एंड जे डबल डैश प्लस 1। इसको सॉल्व कर देना। इसको सॉल्व करके आपके पास आएगा
2b j डबल डैश प्लस 1। सिंस j डबल डैश तो एक नोटेशन थी, तो न्यू रोटेशनल क्या आया 2b इंटू j प्लस 1, वेयर j गोज फ्रॉम 0 1 2 3। अब सिलेक्शन रूल क्या था? सिलेक्शन रूल था डेल्टा j इज प्लस माइनस 1। सो इससे आप ट्रांजिशन बना सकते हो। सो j इज इक्वल टू 0 के केस में 2b आया, j इज इक्वल टू 1 के केस में गया 1 प्लस 1 2 4b आया, 3 के केस में 3 प्लस 1 4 4 इंटू 2 सॉरी, फिर आया 6b 8b। इसका मतलब जो ये फ्रीक्वेंसी में सेपरेशन है, न्यू में सेपरेशन है, वो कांस्टेंट है। तो पहली लाइन जो है डेल्टा j प्लस 1 वो ऐसी आएगी। इसके कोरस्पॉन्डिंग अगर आपने फ्रीक्वेंसीज देखनी है तो पहली लाइन के कोरस्पॉन्डिंग जो न्यू रोटेशनल है, न्यू रोटेशनल दैट विल कम आउट टू बी 2b। अगली क्या आएगी 4b, तो इक्वल डिस्टेंस पे आएगी और दिस इज 4b। अगली आएगी फिर से इक्वल डिस्टेंस पे और कितनी होगी 6b। फिर दिस इज 8b and next is this and this comes out to be 10b. So this is rotational spectrum in the case of rigid rotator. Clear? और बहुत सिंपल है, ज्यादा मुश्किल भी नहीं है। रिजिड रोटेटर, नॉन रिजिड रोटेटर, ये आपके एग्जाम में कोई भी आ सकता है। तो अब हम रिजिड रोटेटर के दो एग्जाम्पल कंसीडर करेंगे। सिंपल एग्जाम्पल है, मैं सॉल्यूशन पे नहीं जाऊंगा बट पढ़ेंगे हम। सबसे पहले हम HCl मॉलिक्यूल पढ़ेंगे इन फार इंफ्रारेड रीजन। सो इन फार इंफ्रारेड रीजन जो सेपरेशन है इन केस ऑफ HCl मॉलिक्यूल, इट का ऑलवेज कम्स आउट टू बी 20.68 सेंटीमीटर इनवर्स। हमेशा ये सेपरेशन आती है। सो अब आपको जो है इस सेपरेशन के बेसिस पे HCl मॉलिक्यूल के बीच में जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है, हाइड्रोजन और Cl क्लोरीन के बीच में इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। वो कैसे कैलकुलेट करेंगे वो देखो। सो सेपरेशन हमें पता लग गई, डेट इज 20.68 सेंटीमीटर इनवर्स। न्यू रोटेशनल क्या था 2b इंटू जे प्लस 1। जे को 0 पुट करो तो क्या आया 2b, जे को 1 पुट करो तो क्या आया 2b इंटू 2 डेट इज 4b। 4b माइनस 2b मतलब जो सेपरेशन है वो हमेशा कितनी है 2b। सो सेपरेशन इज 2b और यहां पे कितनी है 20.68। यहां से रोटेशनल कांस्टेंट आ गया आपका कितना 10.34 सेंटीमीटर इनवर्स। रोटेशनल कांस्टेंट निकल गया। यहां से मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकता हूं, वो क्या था h/8 पाई स्क्वायर b इंटू सी। ठीक है, यहां से वैल्यू पुट करो 6.6 इंटू 10⁻34 8 3.1 स्क्वायर। b की वैल्यू आपने निकाल ली, c की वैल्यू आपको पता है। यहां से आंसर आएगा 2.71 इंटू 10⁻40 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ म्यू इन केस ऑफ HCl, म्यू क्या था m1 m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। m1 इन केस ऑफ हाइड्रोजन 1, क्लोरीन का 35, 1 प्लस 35। अगर आपको ग्राम में आंसर चाहिए तो आपको एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। यहां से म्यू आ जाएगा 1.61 इंटू 10⁻24 ग्राम। अब मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू म्यू HCl इंटू आर स्क्वायर। आर क्या आ गया अंडर रूट ऑफ I HCl डिवाइडेड बाय म्यू HCl। अंडर रूट ऑफ I HCl भी निकाल लिया आपने, ये निकाला, और म्यू HCl भी निकाल लिया ऑलरेडी, और उसका अंडर रूट कर देना। अंडर रूट करने के बाद आपके पास आंसर आएगा 1.297 एंगस्ट्रॉम। सो और ये जो वैल्यू है ये HCl की एक्सपेरिमेंटल वैल्यू के साथ जो है वो मैच करती है। क्लियर? सो ये एग्जांपल जो है आपके एग्जाम में आ सकता है डायरेक्टली, तो इसको ध्यान से कर लेना। सिमिलरली अगर ये एग्जांपल नहीं आया तो सेकंड एग्जांपल ये भी आ सकता है, वो है कार्बन मोनोऑक्साइड का। उसमें भी क्या है आपको सेपरेशन दी हुई होगी। सेपरेशन दी होती है
3.84। यहां से आप b कैलकुलेट करोगे, b कैलकुलेट करने के बाद आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करोगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करने के बाद दिस रिड्यूस्ड मास कैलकुलेट करोगे, रिड्यूस्ड मास कैलकुलेट करने के बाद इंटरन्यूक्लियर सेपरेशन कैलकुलेट करोगे, दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिवाइडेड बाय रिड्यूस्ड मास एंड दैट विल कम आउट टू बी 1.13 एंगस्ट्रॉम which is again in the expected range. So we can say कि far infrared region या फिर microwave region it can be explained by rigid rotator. rigid rotator से हम explain कर लेते हैं। अगर rigid rotator से explain हो जाता है तो फिर हम non rigid rotator पे क्यों गए, अब वो डिस्कस करते हैं। अब हमने देखा कि रिजिड रोटेटर जो है एक्चुअल में वर्क कर रहा है काफी केसेस में, लेकिन रियल लाइफ सिचुएशन में ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो सिर्फ रोटेट कर रहा हो और वाइब्रेट ना कर रहा हो। रियल लाइफ सिचुएशन में क्या होगा, ये जो आपके दो एटम्स हैं ये रोटेट तो कर ही रहा है, इसके अलावा ये जो एटम्स है दे विल वाइब्रेट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग द टू न्यूक्लियाई। सो मैं इस मॉलिक्यूल को ये नहीं कह सकता कि ये स्ट्रिक्टली रिजिड है, तो बेटर मॉडल क्या होगा, उसमें मैं नॉन रिजिड रोटेटर लूंगा जिसमें इनकी वाइब्रेशन भी रहेगी और रोटेशंस तो रहेंगी ही रहेंगी। तो इसकी डेरिवेशन आपके सिलेबस में नहीं है, इसकी डायरेक्टली आपकी टर्म वैल्यू सिलेबस में है, दैट इज एफ ऑफ जे एंड दैट इज गिवन बाय बी जे इंटू जे प्लस वन। तो था ही वाइब्रेशन की वजह से कुछ टर्म जो है वो एक्स्ट्रा आ जाएगी, वो सब्ट्रैक्ट होगी, माइनस डी ये अनदर कांस्टेंट, दिस इज अनदर कांस्टेंट जो कि वाइब्रेशन की वजह से है, डी जे स्क्वायर इंटू जे प्लस वन का स्क्वायर। ऑल्सो ये जो डी है दैट इज वेरी स्मॉल टू बी, क्योंकि जो वाइब्रेशन है इसका इफेक्ट काफी कम रहेगा बट रहेगा। सिलेक्शन रूल अगेन सेम है, डेल्टा जे दैट इज प्लस माइनस वन। ठीक है, सिमिलरली आपने न्यू रोटेशनल दैट इज फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेशन निकाली थी, वहां पे क्या थी फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेशन, वहां थी 2b इंटू जे प्लस वन, यहां पे क्या होगी 2b इंटू जे प्लस वन माइनस 4d इंटू जे प्लस, ये आप खुद कैलकुलेट कर सकते हो इस मेथड से, 4d इंटू जे प्लस वन का होल स्क्वायर। सो रिजिड रोटेटर में हमने क्या पढ़ा था, जो स्पेक्ट्रल लाइंस है वो इक्वी डिस्टेंट थी, 2b 4b 6b 8b लाइंस का मतलब है ये वाली जो न्यू रोटेशनल वाली थी स्पेक्ट्रल लाइंस, they were equidistant, but in case of non-rigid rotator it is not equidistant। जो इनकी सेपरेशन है, सेपरेशन जो है वो कम होती रहती है जैसे जैसे J की वैल्यू बढ़ती रहेगी। क्लियर, न्यू रोटेशनल। ठीक है, सो HCl के केस में जो ये नॉन रिजिड रोटेटर है ये बहुत बढ़िया वर्क करता है। ठीक है, सो एक्चुअल केस में इन रियल लाइफ सिनेरियो आपके एक्चुअल में नॉन रिजिड रोटेटर ही है जो ज्यादा एक्यूरेट वैल्यूज प्रोवाइड करता है। सो नेक्स्ट, अब हमने रोटेशनल मॉलिक्यूल पढ़ लिया या रोटेशनल स्पेक्ट्रम पढ़ लिया ऑफ मॉलिक्यूल। नेक्स्ट वी विल डिस्कस वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा इन, और वाइब्रेशन स्पेक्ट्रम कौन से रीजन में एग्जिस्ट करता है, इन इंफ्रारेड रीजन। तो वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रम को डिस्कस करने के लिए भी हम दो मॉडल पढ़ेंगे। पहला मॉडल होगा हार्मोनिक ऑसिलेटर मॉडल। सबसे पहले हम हार्मोनिक ऑसिलेटर मॉडल पढ़ेंगे। अभी मैंने लास्ट लेक्चर में ही आपको पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम बनवाया था फॉर द केस ऑफ मॉलिक्यूल, और वो कैसा बना था, कुछ ऐसा बना था, और यहां पे क्या था, इक्विलिब्रियम डिस्टेंस था RE। तो मैंने क्या डिस्कस किया था कि अगर मैं बहुत ज्यादा क्लोज ले आऊंगा, जब बहुत ज्यादा क्लोज ले आऊंगा तो ये असिम्प्टोटिक हो जाएगा, क्योंकि आपकी जो रिपल्सिव फोर्सेस है वो बहुत ज्यादा होंगी, आपको इन्फिनाइट अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। सिमिलरली अगर मैं बहुत ज्यादा उन्हें दूर ले जाऊंगा तो आपके अट्रैक्टिव फोर्सेस जो है वो खत्म हो जाएंगे और ये जो पोटेंशियल है वो कांस्टेंट बन जाएगा। लेकिन अगर मैं उनकी वाइब्रेशन को जो है वो बहुत कम लूं,
मतलब सिर्फ इतना पार्ट कंसीडर करूं, मतलब डिस्प्लेसमेंट जो है न्यूक्लियाई की वो बहुत इनफाइनेटेसिमल कंसीडर करूं, उस केस में जो आपका ये पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम है वो एग्जैक्टली पैराबोला ही बनेगा, पैराबोला भी बनेगा, और जो आपका पोटेंशियल है दैट विल बी टेकन एज क्वाड्रेटिक इन दिस डिस्टेंस r माइनस आर ई, दैट विल बी क्वाड्रेटिक। सो वो पोटेंशियल फंक्शन विच इज क्वाड्रेटिक इन r माइनस आर ई, उस पोटेंशियल को मैं बोलता हूं हार्मोनिक पोटेंशियल। ऑल्दो आइडियली ऐसा एग्जिस्ट नहीं करता रियल लाइफ में, बट अगर ऐसा करे, एग्जिस्ट करे, अगर मैं बहुत इनफाइनाइटेसिमल डिस्प्लेसमेंट लूं और जो आपका पोटेंशियल है इट इज क्वाड्रेटिक फंक्शन ऑफ दिस इक्विलिब्रियम डिस्टेंस, देन इट इज कॉल्ड हार्मोनिक पोटेंशियल। तो आपको पता है ऑलरेडी पोटेंशियल जो है इट कैन बी रिटन एज r माइनस आर ई, डेट इज हाफ के एक्स स्क्वेयर होता है, यहां पे हाफ के r माइनस आर ई स्क्वेयर हो गया। k क्या है? फोर्स कांस्टेंट है, ठीक है। सो कोई भी मॉलिक्यूल जिसका पोटेंशियल फंक्शन इस तरह से शो हो, उस मॉलिक्यूल को हम हार्मोनिक ऑसिलेटर कहते हैं, ठीक है। अब इसलिए ऑलरेडी आपको पता है कि फॉर केस ऑफ हार्मोनिक ऑसिलेटर फोर्स जो है दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ के एक्स। फोर्स क्या होती है? m इंटू ए इज इक्वल टू माइनस ऑफ के एक्स। ए क्या होता है? एक्सेलरेशन, दैट इज डी स्क्वेयर एक्स अपॉन डी टी स्क्वेयर इज इक्वल टू माइनस ऑफ के एक्स। अब ये मैं दोनों एटम्स के लिए ये इक्वेशन को यूज करूंगा। सो पहले एटम के लिए यूज करो m1 डी स्क्वेयर r1 अपॉन डी टी स्क्वेयर इज इक्वल टू माइनस ऑफ के r माइनस आर ई। सेकेंड एटम के लिए यूज करो m2 डी स्क्वेयर r2 अपॉन डी टी स्क्वेयर माइनस ऑफ के r माइनस आर ई। अब आपको ऑलरेडी पता है r1 निकाला हुआ है आपने, m2 बाय m1 प्लस m2 इंटू r, r2 वाज m1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 इंटू r। ये r1 ये r2 की वैल्यू पुट करो, ये पुट करके इसे सॉल्व करोगे यू विल गेट म्यू इंटू डी स्क्वेयर r माइनस आर ई डिवाइडेड बाय डी टी स्क्वेयर इज इक्वल टू माइनस ऑफ के r माइनस आर ई। अगेन जैसे आपने रिजिड रोटेटर के केस में पढ़ा था वैसे ही यहां पे हुआ है। सिंपल हार्मोनिक मोशन दो एटम्स का, मॉलिक्यूल का, उसको मैंने रिड्यूस कर दिया टू द सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ ओनली वन पार्टिकल हैविंग मास म्यू एंड हैविंग सेम रिस्टोरिंग फोर्स के। तो अब जो है आप श्रोडिंगर इक्वेशन को सॉल्व करके आइगन वैल्यू और आइगन फंक्शन निकाल सकते हो, जैसे आपने रिजिड रोटेटर के केस में किया था। तो श्रोडिंगर इक्वेशन लिखते हैं डी स्क्वेयर साई, यहां पे साई वाइब्रेशनल है, अपॉन डी एक्स स्क्वेयर। सिंस रोटेटर नहीं है वाइब्रेशन है तो आप नॉर्मल जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो यूज कर सकते हो, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, क्योंकि वहां पे रोटेटर था तो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स यूज करने कंपलसरी थे। 2 म्यू अपॉन एच कट स्क्वायर, ई वाइब्रेशनल माइनस पोटेंशियल इज हाफ के एक्स स्क्वायर साई वाइब्रेशनल इज इक्वल टू 0। अब ये वाला जो डेरिवेशन है ये भी आपको ऑलरेडी आपने लास्ट सेमेस्टर में की हुई है, जब मैंने आपको सॉल्व कराया था सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की इक्वेशन या श्रोडिंगर इक्वेशन सॉल्व कराई थी फॉर सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। सो वो बिल्कुल एग्जैक्टली सेम ही यहाँ पे यूज होगी, और इसको सॉल्व करके आपके पास एनर्जी आइगन वैल्यू मिलेगी, डेट इज ई वाइब्रेशनल, डेट इज एच कट ओमेगा ऑसिलेशन v प्लस हाफ। जो ये v है ये क्वांटम नंबर है, इसको आपने उससे कंफ्यूज नहीं होना। जैसे वहां पे j क्वांटम नंबर था, यहां पे v क्वांटम नंबर है। ओमेगा ऑसिलेशन इज इक्वल टू 2 पाई न्यू ऑसिलेशन, न्यू अलग है v अलग है। न्यू ऑसिलेशन इज फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन, और यहाँ पे जो v है v कैन टेक वैल्यू 0 1 2 3 लाइक दिस इज वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर। j वहां पे रोटेशनल क्वांटम नंबर था। एंड आइगन फंक्शन दैट इज साई वाइब्रेशनल, इट इज गिवन बाय n
वाइब्रेशनल एक्सपोनेंशियल माइनस हाफ बीटा एक्स स्क्वायर एच वाइब्रेशनल अंडर रूट बीटा एक्स। ये आपको ऑलरेडी पूरी डेरिवेशन करवाई हुई है लास्ट सेमेस्टर में, और इस बार डेरिवेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट भी नहीं है। वेयर बीटा इज इक्वल टू म्यू ओमेगा ऑसिलेशन डिवाइडेड बाय एच कट अंडर रूट म्यू के बाय एच कट। सिमिलरली जो ये एच है, ये एच वाइब्रेशनल है, दिस इज हर्माइट पॉलिनोमियल। ठीक है, आपके पास एनर्जी आइगन वैल्यू भी आ गई और एक एनर्जी आइगन फंक्शन भी आ गया। इसके बाद आपने क्या कैलकुलेट करना है, आपने सिलेक्शन रूल कैलकुलेट करना है। सो वहां पे सिलेक्शन रूल क्या था, डेल्टा जे प्लस माइनस वन। यहां पे भी सिलेक्शन रूल है डेल्टा वी इज इक्वल टू प्लस माइनस वन। डेरिवेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, वो नहीं करने की जरूरत। डेल्टा वी इज इक्वल टू प्लस माइनस वन। यहां से आपके एनर्जी लेवल आए थे। एनर्जी लेवल को आपको टर्म वैल्यू में कन्वर्ट करना होता है। जैसे पहले किया था, एफ ऑफ जे किया था, क्योंकि रोटेशनल था, रोटेशनल के लिए मैंने एफ यूज किया था। यहां पे मैं जी यूज करूंगा, दैट इज जी ऑफ वी, एंड इट इज ई वाइब्रेशनल डिवाइडेड बाय एच सी, दैट इज न्यू ऑसिलेशन डिवाइडेड बाय सी इंटू वी प्लस हाफ। न्यू ऑसिलेशन बाय सी को मैं ओमेगा मान लेता हूं, वी प्लस हाफ। तो ये आपका टर्म एनर्जी लेवल आ गए। ऑब्वियसली जैसे वहां पे चेक किया था, v इज इक्वल टू 0 के लिए g ऑफ v क्या आया, हाफ ओमेगा। v इज इक्वल टू 1 के लिए 1 प्लस 1 दैट इज 3/2 ओमेगा, 5/2 ओमेगा, 7/2 ओमेगा। हमने वहां पे देखा था कि जैसे जैसे हायर क्वांटम नंबर पे जा रहे थे, जो डिस्टेंस था लेवल्स का वो बढ़ता जा रहा था। यहां पे नहीं, यहां पे जो डिस्टेंस है बिटवीन वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल इट इज कांस्टेंट। तो अब हम इसको ड्रॉ कर लेंगे। वहां पे मैंने एफ ऑफ जे ड्रॉ किया था, यहां पे जी ऑफ वी ड्रॉ करूंगा, जी ऑफ वी। और यहां पे जैसे वहां पे जे की वैल्यूज दिखाई थी, वहां यहां पे मैं वी की वैल्यूज दिखाऊंगा। सो जीरो के केस में आपकी जो एनर्जी है वो जीरो नहीं है, 1/2 ओमेगा है। ठीक है, और ये जो लेवल्स हैं ये सारे इक्वी डिस्टेंट हैं। सारे लेवल्स इक्वी डिस्टेंट हैं। इक्वी डिस्टेंट होने के अलावा जो 0 1 2 3 4 5 6 सिलेक्शन रूल था डेल्टा वी प्लस माइनस 1। सो जो स्पेक्ट्रम है दैट आर रिप्रेजेंटेड लाइक दिस। क्लियर? सो एनर्जी लेवल के बाद मैंने स्पेक्ट्रम के लिए न्यू रोटेशनल भी निकाला था, वहां पे न्यू रोटेशनल निकाला था, यहां न्यू वाइब्रेशनल निकालूंगा। न्यू वाइब्रेशनल विल बी इक्वल टू जी ऑफ वी डैश माइनस जी ऑफ वी डबल डैश, दैट इज ओमेगा वी डबल डैश प्लस हाफ माइनस ओमेगा वी डैश प्लस हाफ। वी डबल डैश इज वी डैश प्लस 1, नोट सॉरी, ये वी डैश प्लस हाफ, वी डबल डैश प्लस हाफ, एंड वी डैश इज इक्वल टू वी डबल डैश प्लस 1। इसको सॉल्व करोगे आप, न्यू वाइब्रेशनल जो है आपके पास आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू ओमेगा। सो जो इनके बीच में जो डिस्टेंस है दैट इज ऑलवेज कांस्टेंट एंड दैट इज ओमेगा, दैट इज ओमेगा। क्लियर? और इसमें एक और नोट करने वाली बात है, रोटेशनल के केस में हमने डिस्कस किया था, जब हमने j इज इक्वल टू 0 लिया था, f ऑफ j जो है वो 0 आ गया था। बट यहां पे जब v 0 भी लिया है, g ऑफ v जो है इट इज नॉट इक्वल टू 0, इनफैक्ट इट इज इक्वल टू 1 अपॉन, या g ऑफ v इज नॉट इक्वल टू 0। और अगर आप वाइब्रेशनल एनर्जी निकालोगे इट विल कम आउट टू बी हाफ h कट ओमेगा ऑसिलेशन, या फिर 1/2 h कट इंटू न्यू ऑसिलेशन। ठीक है, इसका मतलब इस एनर्जी को मैं बोलता हूं 0 पॉइंट एनर्जी। 0 पॉइंट एनर्जी का मतलब है
वाइब्रेशन लेस स्टेट ऑफ मॉलिक्यूल। इसका मतलब है कि अगर मॉलिक्यूल जो है वो वाइब्रेट करना बंद कर दे, वाइब्रेशनल एनर्जी जो है वो जीरो नहीं होती, ठीक है। और इट हैपन्स बिकॉज ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स विच इज रिलेटेड टू अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, कि वाइब्रेशन बंद भी हो जाएगी तब भी वाइब्रेशनल एनर्जी जो है वो नॉन जीरो रहती है। तो जैसे हमने एग्जांपल पढ़ा था फॉर द रिजिड रोटेटर एंड नॉन रिजिड रोटेटर, उसी तरह का एग्जांपल जो है हमने यहां पे पढ़ना है। हम नियर IR स्पेक्ट्रम ऑफ HCl मॉलिक्यूल पढ़ेंगे, जिसमें आपको सिंगल इंटेंस बैंड जो है वो शो होता है एट 2885.9 सेंटीमीटर इनवर्स पे। सो दिस इज इक्वल टू ओमेगा, दैट इज 2885.9 सेंटीमीटर इनवर्स। वहां पे वो 2b के इक्वल थी सेपरेशन, यहां पे सेपरेशन किसके इक्वल थी? ओमेगा के। यहां से ओमेगा आ गया। ओमेगा जो है न्यू ऑसिलेशन अपॉन c है, विच इंप्लाइज न्यू ऑसिलेशन क्या होगी? 2885.9 इंटू c। इसके अलावा न्यू ऑसिलेशन का फॉर्मूला है 1/2 पाई अंडर रूट k अपॉन म्यू। यहां से k आ जाएगा 4 पाई स्क्वायर म्यू इंटू न्यू ऑसिलेशन स्क्वायर, ठीक है। म्यू की वैल्यू, म्यू फॉर HCl ये आपने ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ है पीछे, दैट वाज 1.61 इंटू 10⁻⁴ ग्राम। यहां से न्यू ऑसिलेशन कैलकुलेट करा हुआ है 2885.9 इंटू c। यहां से आप फोर्स कांस्टेंट कैलकुलेट कर लोगे, इट विल कम आउट टू बी 4.76 इंटू 10⁵ डाइन्स पर सेंटीमीटर। पोटेंशियल का फॉर्मूला है 1/2 k इंटू r माइनस RE स्क्वायर। पोटेंशियल इक्वल टू 1/2 k आपने निकाल लिया 4.76 इंटू 10⁵, और इक्विलिब्रियम डिस्टेंस रह गया निकालना। इक्विलिब्रियम डिस्टेंस इज 10⁻⁸ का स्क्वायर, दैट इज 10⁻16 इंटू 0.6285। ये मैंने r माइनस RE इक्विलिब्रियम डिस्टेंस HCl का पिछले एग्जाम्पल में निकलवाया है जब हमने रिजिड रोटेटर पढ़ा था। 6.285 इंटू 10⁻12 वोल्ट। तो यहां से पोटेंशियल आ जाएगा आपका 15 वोल्ट, एंड ये जो वैल्यू है ये मैच करती है एक्सपेरिमेंटल वैल्यू के साथ। सो नेक्स्ट लेक्चर में अब हम, जैसे हमने हार्मोनिक ऑसिलेटर पढ़ लिया, बट एक्चुअल में रियल वर्ल्ड में ऐसा पॉसिबल नहीं होता। आपके पास रियल वर्ल्ड में एनहार्मोनिसिटीज हमेशा एग्जिस्ट करती हैं। तो आपकी जो टर्म थी, जो हमने टर्म वैल्यू निकाली न्यू ऑफ ओमेगा इंटू v प्लस हाफ, वो एक्चुअल में ये ना होके कुछ एडिशनल वैल्यूज जो है वो प्लस या माइनस करनी पड़ेंगी टू कैलकुलेट द टर्म वैल्यू फॉर द एनहार्मोनिक ऑसिलेटर मॉडल। क्लियर? वो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।